मैं ये कह सकती हूँ मैडम नरगिस कुछ भी कर सकती हैं। मैडम नरगिस जो है ना अपने इसको वो आपने मिसाल सुनी होगी कि बंदरी के पाँव चले, उसने अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले लिए, वो लेटी है। मैडम नरगिस के साथ हम लोग उनकी पार्टियां भी अटेंड करते थे, जो माजिद भाई हैं या मैडम नरगिस हैं, इनकी हम पार्टियां भी अटेंड करते थे। तो शादी के बाद इन्होंने बोला कि निगार आप ना मेरे घर आओ, तो मतलब फार्म हाउस पे आओ। मैंने इनको बोला कि मेरी अब शादी होगी, लिहाजा मैं अब नहीं आ सकती फार्म हाउस पे भी या कहीं भी। मेरे नाम के इन्होंने पैसे भी लोगों से खाए हुए, जी आएगी तो मतलब आप ये कर दे, आप वो कर दे। कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक जिना भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। और जो आज मेरा मौक़िफ़ है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का, वो बहुत ही बड़ा है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी 28 तारीख को, लेकिन मुझे उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, या शायद मैं कह सकती हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब वो टाइमिंग ऐसी थी कि जिसमें सब लोग नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा जो मकसद है, जो मेरा मौक़िफ़ है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अहम है, और मैंने बड़ी ही मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहती थी। मैं सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा मैटर ऐसा था, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि आप लोग जो है, जो मीडिया वाले हैं, यही है जो आप जो बड़े लोग हैं उन तक आवाज पहुंचेगी हमारी, तो हमारी कुछ सुनवाई होगी। वरना ये जो नीचे वाले लोग हैं, जिधर हम धक्के खा रहे हैं रोज रोज, हमारे जो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मुझे धक्के खाते हुए, पर मेरी सुनवाई भी नहीं हो रही और मुझे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था। और जो बात है अभी मुद्दे की, हम आते हैं उसके ऊपर। जी सर, जो मेरा मुद्दा है वो ये है, 5/7 को मेरे घर एक रेट होती है जिसके ऊपर मतलब राना अकरम साहब जो आते हैं, और उसके साथ 15 से 16 लोग पुलिस वाले, और कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे और कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे। वो आते हैं, वो रेड करते हैं, जिसमें से मेरा घर का सामान और मेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की गाड़ी वो घर से लेके चले जाते हैं। और सुबह 7:45 पे आते हैं और 8:45 तक वो 1 घंटा रहते हैं, और 1 घंटे में उन्होंने जो घर का सामान था, इवन डेट शैम्पू तक कोई चीज नहीं घर पे छोड़ी, सब कुछ वो लेके चले गए। और हम लोगों ने मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक जिना भी करेंगे अगर ज्यादा डिस्टर्ब करोगी तो। मैं थी, मेरी भाभी थी, मेरा हस्बैंड था घर पे, और उसके बच्चे थे, मेरी भाभी के, मेरे भाई के बच्चे थे। ये सिनेरियो हुआ, इन्होंने वो लेके चले गए। उस दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि जो ना मुझे कॉल आती है पहली 6 तारीख को मेरे हस्बैंड के नंबर से, उधर से राना अकरम ने की है। राना अकरम कॉल करके कहता है, जी हम आपके साथ कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है ना कुछ भी ऐसा भागे नहीं, तो हम आपको आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है कि क्यों लेके गए। मैंने समझा मेरे शोबिज में काफी लोगों से प्रॉब्लम चल रही है, मेरे काफी मामला डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से मैं शोबिज से भी आउट हुई थी। क्योंकि देखो, जिसका एक बंदे का बहुत ज्यादा रूज होता है और रूज के टाइम पे छोड़े, तो इसका मतलब है उसकी कोई बहुत बड़ी रीजन हो सकती है। मैंने सोचा हमारी बहुत सी आर्टिस्टों के बहुत गलत हालात हुए, कुछ लोगों को कत्ल किया जाता है, कुछ को दबा के बिठाया जाता है, किसी के साथ कुछ ज्यादतियां होती रहती हैं। मैंने कहा उन ज्यादतियों से बचने के लिए मैंने शादी कर ली। लेकिन वो शादी का जो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होना है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे हस्बैंड को जाके इन्होंने 6-5 दिन अंदर रखा है। पहले दिन इन्होंने कॉल की, इन्होंने बोला जी 50 लाख रुपया हमें चाहिए, तो हम आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं कॉल आती है मेरे हस्बैंड ने करवाई है मेरे ससुर को। मेरे ससुर ने बोला कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। हाँ, 31 लाख रुपया हम कर लेते हैं, 30 लाख रुपया हम आपको दे देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बात करते हैं जी। 2 दिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, हम लोग टू मच डिस्टर्ब हो गए। डेफिनेटली हम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, टॉर्चर किया करंट के साथ, और टू मच टॉर्चर किया। और मुझे कहता है कि मेरी ना हालत इन्होंने बहुत खराब की, और मुझे कहते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे तुम पीछे बोलो, वरना हम तुम्हारी और भी हालत खराब करेंगे, और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मैंने कहा बात क्या, वो बात पूरी करने में दे। राना अकरम ने 2 दफा फोन करवाया। राना अकरम कहे बीबी आपको नहीं पता, आप इधर आए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है।
मुझे मेरे जो वकील हैं आसिफ भाई, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आसिफ भाई मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भी आप आए, आपसे बात करनी है। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला, क्योंकि ये वकील है, मैं नहीं जानती इन चीज़ों को, ये जानते, इन्होंने बोला कि भी जो है ना आपने नहीं जाना, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके हस्बैंड को लेके गए, आपको नहीं पता किस बिहार पे लेके गए, तो ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई मसला बना दे। मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, लिहाजा आप मुझे यहाँ पे बताएं क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी दफा उन्होंने बोला जी 70 लाख रुपया चाहिए, 7 तारीख को बोला। हमने उनको बोला जी मतलब जो है ना आप हमें वजह तो बताएं किस बिहार पे लेके आए हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। अच्छा, राना अकरम ने मुझे बोला कि भैया आप जो है ना आ जाएं, मेरे ऑफिस आ जाएं, हम आपको वजह बताते हैं। अच्छा जी, मैंने दिल में सोचा कि मैंने अपने आसिफ को भी, वकील भाई को भी लिया, दूसरा भी एक मेरा भाई था उसको भी लिया, लेकिन मैं चली गई। मैंने कहा क्या होगा, मार देंगे, मर जाएंगे, पहले भी तो मर ही गए ना, जो सूरत हाल हो गई है। अच्छा जी, हम गए, हम वहां पे 2 घंटे खड़े रहे, इन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया। उन्होंने बोला जी अंदर से कॉल करवाएं, तो वो अंदर से आके दरवाजा खोलेंगे, बोलेंगे तो हम दरवाजा खोलेंगे, वरना हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। एनीहो जी, इन्होंने के नंबर बंद थे, मैं अंदर नहीं गई, इस वजह से हम लोग वापस आ गए। 10 तारीख को हमें पता चलता है जी मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हो जाता है, और पर्चा जो है वो इन्होंने दिया 9C का। 9C का जो पर्चा दिया उसका हमें तो मुझे तो पहली दफा, मैंने 9C पहली दफा सुना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 9C क्या होता है। अच्छा जी, मैंने आसिफ भाई को बोला ये 9C क्या होता है, कहता है ये तो उसका ड्रग्स का पर्चा, मंशियात का पर्चा होता है। अच्छा जी, हमने सोचा कि चलो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जब पर्चा हमारे सामने आया, पर्चे के ऊपर टू मच मवाद, और उसका जो वकुआ वारदात उन्होंने डाला वो डाला वादत कॉलोनी का। जब हमारे घर से लेके गए सारा सामान, सारी चीजें लेके गए, तो उधर वादत कॉलोनी का कोई तुक ही नहीं बनता। उसके बाद क्या किया, मैंने CCPO में एक एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन थी वो मेरी जो इस मौके पे थी कि ये मेरे घर आए, मेरा सामान लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को लेके गए, और हम लोगों को इन्होंने बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया, और जो है ना हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। अच्छा जी, हमारी जो उधर से इंक्वायरी होती है, SP क्या नाम था, इंटरनल ऑफिसर, अच्छा इंटरनल ब्यूरो ऑफिसर। अच्छा जी, उनके पास हमारी इंक्वायरी जाती है। उन्होंने रानी अकरम को गिल्टी करार देते हुए उन्होंने बोला कि जी आप जो है अब ये जो इंक्वायरी है ना ये जाएगी स्टैब्लिशमेंट के पास, DIG इमरान सीनियर, उसके सीनियर, हाँ जी, उसके सीनियर राना अकरम के सीनियर SP बिलाल फुरकान के पास। हाँ जी, राना, हाँ जी, वो चले गए इमरान किश्वर, DIG इमरान किश्वर के ऑफिस में, जहाँ पे बैठता है बिलाल फुरकान। अच्छा जी, हम लोग गए वहां पे, बिलाल फुरकान की जो गाड़ी है वो हमारी CCTV में आई हुई है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। मैंने उसको देखा नहीं, मैंने इसलिए उसका नाम नहीं लिया, मैंने आज तक फुरकान को नहीं देखा जी। वहां पे हमारी इंक्वायरी जाती, मैं वहां पे जाती है, तो उन्होंने बोला जी आपकी बिलाल फुरकान के पास इंक्वायरी लगी हुई है, तो लिहाजा आप उनसे मतलब जाके कोऑर्डिनेशन करें। मैंने उनको बोला कि सर जो है बिलाल फुरकान जो है, इसने मेरी इंक्वायरी पहले भी, मैं नहीं चाहती कि ये मेरी इंक्वायरी करे, क्योंकि ये पहले भी मेरी नजर में गिल्टी है उसमें। उन्होंने मेरी इंक्वायरी, जो अवैस है ना उसका नाम, इमरान बुखारी नहीं, जिसने हमारी इंक्वायरी अब इसके पास, हाँ वैसे, हाँ जी, उन्होंने हमारी इंक्वायरी लगवा दी इमरान बुखारी के पास। इमरान बुखारी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको बहुत ज्यादा खुशियां दे, मेरी उनके लिए बेस्ट विशेस है। उन्होंने क्या किया, विद इन 2 डेज इनसे सामान मुझे वापस दिलवाया, कुछ जिसमें से 4 पासपोर्ट थे, 2 को बुला लिया, राना अकरम को बुला लिया। अगले दिन उसने दोनों की मीटिंग रख ली। अगले दिन राना अकरम के साथ हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, और वहां पे आके राना अकरम ने एडमिट किया कि मेरे पास सामान मौजूद है, और इमरान ने कहा ठीक है। अगले दिन हमने कहा हमें हमारा सामान दे दो, जो हमारा ले गए, राउंड अबाउट 55 लाख से ज्यादा ले गए। उससे नेक्स्ट डे वो राना अकरम कुछ सामान लेके आया, कुछ जिसमें मैडम 2 मोबाइल थे, मैडम के 2 तोले सोना था, पासपोर्ट और NIC, 4 पासपोर्ट और NIC थे। वो हमें कुछ इमरान बुखारी ने बकायदा अपने ऑफिस में हमें लेकर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, खैर बाकी का जो है ना उसका उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इंशाल्लाह ना टाइमली नेक्स्ट डेट में आपको दे दें, लेकिन वो आज तक नहीं दिया। फिर मैम आप करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं। वेयर जो इंक्वायरी थी जो SP बिलाल फुरकान के पास गई थी, जिसमें CCPO ने महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात की थी, मैं थोड़ी सी जरा टिपिकल वर्ड बता देता हूँ ना, वो आज तक उस पर नहीं हुई। होना तो ये चाहिए तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होती और उसको सजा मिलती, FIR लॉन्च होती और मैडम का सामान वापस दिया जाता, जो कि वो गिल्टी हो गया था। बिलाल फुरकान उसको हमारी FIR हो जाती ना। बिलाल फुरकान ने क्या किया, उसने अपने बंदे को बचाने के लिए फेक इलीगल इंक्वायरी अपने पास से शुरू कर दी, जिसकी ना तो हमें ना मैडम को बुलाया गया, ना कोई कानूनी जस्टिफिकेशन है,
اور اس میں بڑی حیرت والی بات وہ دیکھتے ہیں کہ میڈم میرے پاس حاضر ہوئی اور آ کے انہوں نے بیان دیا کہ میری درخواست ہی میرا موقع بغیر انکوائری میں لکھتے ہیں، لیکن آج سچ میڈم وہاں پہ نہیں گئی، حاضر ہی نہیں ہوئی. ایک یہ بات تھی. سیکنڈلی اس میں انہوں نے کیا کہ اس کے ہسبینڈ کا جو کہ جیل میں موجود ہے، اور آپ سب ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں بندہ جیل میں تو بیان دینے نہیں آ سکتا، اس کا بیان لگا کے اس کو بندے کو اپنے رانا اکرم کو انلیگل بینیفٹ دینا تھا، وہ اس نے دے دیا. آج تک میڈم اپنے معاملات میں پھر رہی ہیں اور آج تک ان کو سنوائی نہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے. یہ بتائیں آپ اصل مدعا تو بتائیں نا. فرقان بھی آ گیا، ایسی کاروائی کی گئی، ذاتی دشمنی تو ہو نہیں سکتی، وہ وجہ بتائیں کہ کیا بتائے گئے آپ کو اس طرح سے کیا گیا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے، دیکھیں پوری بات بتانا ہمارا آپ کو فرض تھا، کیونکہ آپ کو نالج میں ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا اور کیسے ہوا. جو بات جو ایشو جو ہے وہ یہ ہے، میری 1 سے 1.5 سال پہلے میڈم نرگس کے ساتھ ہم لوگ ان کی پارٹیاں بھی اٹینڈ کرتے تھے. جو ماجد بھائی ہیں یا میڈم نرگس ہیں، ان کی ہم پارٹیاں بھی اٹینڈ کرتے تھے. ان کی طرف ہم آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، ہماری کافی زیادہ اچھی کلوز فرینڈ شپ تھی. اچھا جی، انہوں نے کیا کیا کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد انہوں نے بولا کہ نگار آپ نا میرے گھر آؤ، تو مطلب فارم ہاؤس پہ آؤ. میں نے ان کو بولا کہ میری اب شادی ہوگی، لہٰذا میں اب نہیں آ سکتی فارم ہاؤس پہ بھی یا کہیں بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اب شوبز کی لائف کو اپنی پرسنل زندگی میں انٹر کروں. اچھا جی، انہوں نے اس ٹائم میری بات جو ہے نا چپ کر گئے. میں کہتی یہ اپنے جیجو سے بات کروں. میں نے اس سے بات کی، نہیں ایک دفعہ آؤ نگار، ایک دفعہ آؤ. یہ جو رانا اکرم ہے یہ مجھے ان کی پارٹی میں ملا تھا، یہ جو ہے ماجد بشیر اور نرگس. مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے 5-5 لاکھ روپے کر کے 3 دفعہ ان سے پارٹی کے لیے بھی پیسے منگوائے ہیں، خواہ وہ ڈرگس کے چکر میں ہوں، خواہ وہ ان کے جو ہوتی ہے پتہ نہیں، کبھی ان کی ڈرگس پارٹی ہوتی ہے، کبھی ان کی پلز پارٹی ہوتی ہے، کبھی ان کی ڈرنک پارٹی ہوتی ہے. وہ تو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں پارٹیوں کے. اچھا جی، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا جی میرے نام کے انہوں نے پیسے بھی لوگوں سے کھائے ہوئے ہیں. جی آئے گی تو مطلب آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ جو سارا سیناریو اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے نا یہ میرا بندہ جو ہے وہ اندر چلا جائے اور میں پھر ان کے پاؤں میں گڑ گڑاتے ہوئے. ماجد بشیر کے مجھے 3 سے 4 فون آئے جب میرا ہسبینڈ پکڑا گیا. میں نے ان کا فون نہیں اٹھایا، کیونکہ جب مجھے سارے سیناریو کو پتا چلا کہ اس کے پیچھے ماجد بشیر ہے اور نرگس ہے. اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے اس میں محمد علی بٹ بھی شامل ہے. محمد علی بٹ کو بھی انہوں نے یوز کیا ہے یا وہ ان کے ساتھ دے رہا ہے یا مجھے نہیں پتا. یہ 3 لوگ ہیں، محمد علی بٹ، ماجد بشیر اور رانا اکرم. یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں اور یہ لوگ صرف اور صرف مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے، تاکہ میں ان کی باتیں مانوں، ان کی پارٹیاں اٹینڈ کروں، یا ان کے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں وہ کروں. میں آپ لوگوں کی طرف آ گئی. میں نے 4 مہینے ان کی ساری باتیں سنی ہیں، ان کی ساری چیزیں دیکھی. جب مجھے لگا کہ اب میری سنوائی نہیں ہو رہی، اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ پھر میرا تو اب یا تو پھر میں مر جاؤں تو یا پھر یہ ہے کہ مجھے انصاف ملے. میرا پہلا موقف ہے کہ مطلب مجھے میرا سامان واپس کیا جائے، رانا اکرم کو اس کے بدلے میں اس کے اوپر پرچہ کی آرڈر ہو. سیکنڈ بات یہ کہ جو میرے ہسبینڈ کے اوپر پرچہ ہے اس کو خارج کیا جائے. جو اس ٹائم ہماری انکوائری چل رہی ہے، CCPO صاحب سے میں ملی سیٹرڈے کو انہوں نے ایک بات وہاں پہ DIG عمران کشور صاحب گئے، اللہ وہ بھی بڑے اچھے انسان ہیں، میں نے سنا ہوا ہے، اللہ کرے وہ جو میرا ان کے پاس موقف گیا اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ انصاف کرے. انہوں نے وہاں پہ جا کے بولا ہے جو میرا بھی مین مدعا ہے. انہوں نے بولا جی انہوں نے گھر کی ویڈیو ان کے پاس ہے میری، میں وہ چاہتی ہوں وہ ویڈیو سرے عام منظر عام پہ لے کے آئیں، آپ لوگوں کے پاس وہ ویڈیو آئیں. ان کے اندر جو میرا سامان گیا ہے، جو میری چیزیں گئی ہیں، جو بھی گیا ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، یہ سامنے لے کے آئیں. جب وہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد اس کی فرنزی ہو، اس کی ساری چیزیں کلیئر ہو. اگر ہم لوگ گلٹی ہیں تو پھر ہمیں سزا ملنی چاہیے، اگر یہ لوگ گلٹی ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. میں یہ کہتی ہوں. بات یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ نے فارم ہاؤس پہ جانے سے کیوں انکار کیا؟ کیا شادی سے پہلے آپ فارم ہاؤس پہ جاتی رہی ہیں؟ جی اور ان پارٹیوں کا حصہ بنتی رہی ہیں جو وہاں پہ ہوتی تھی؟ جی بالکل بنتی رہی میں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، لاسٹ پریس کانفرنس آپ نے کی 1 ہفتہ پہلے، جی سر، میں نے اٹینڈ کیا، آپ سے سوال بھی کیے کافی، یہ سیم وہی پریس کانفرنس ہے. اچھا ایک تو اس میں چیز یہ واضح طور پر ڈفرنس ہے کہ وکیل صاحب چینج ہو گیا. نہیں وہ وکیل جو ہے میں ابھی آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں وکیل کی. یہ جو وکیل ہیں یہ میرے مطلب جس کو بولتے ہیں یہ میرے فیملی وکیل ہیں.
मैं मौजूद नहीं था। हाँ जी, उस टाइम ये इधर नहीं थे। वकील थे, वो वकील मेरे हस्बैंड का केस रन कर रहे हैं ना, वो मेरे जो हस्बैंड का केस है जो उस ट्रायल लड़ रहे हैं, वो वाले वकील हैं। वो भी, उन्होंने भी आ जाना था लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से वो नहीं आ सके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर अदाकारा नरगिस और उनके हस्बैंड जो माजिद बशीर हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं पार्टियों को। जी, कि इन आपके खामद पे जो FIR हुई, आपने कहा था इनके पीछे इनका हाथ है, हाँ जी, तो क्या अभी भी आप उस मौके पे? बिल्कुल। उस देखिए FIR भी हुई। जवाब देंगे जब आप बोलेंगे, आप उधर सुनेंगे, इधर आप जवाब देंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं उस मौके पे बिल्कुल कायम हूँ। जो उन्होंने किया है, मेरा पहला मौकफ है। जो वीडियो हमारी है, जो ये कहते हैं कि हमने वीडियो आपके घर की बनाई, वो वीडियो सरेआम लेके आए। दूसरी मेरी बात ये है कि रानी अकरम को इस बात की सजा दी जाए जो उसने मेरे घर से सामान लेके गया है, और जो मुझे ना वो अभी तक सामान वापस आया और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तीसरा मेरा मौकफ ये है कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पकड़ा और उसको लेके गए और उसका सारा हमारा सामान लेके गए हैं, वकूआ वारदात सारा कुछ गलत डाला है। उसके ऊपर जो FIR हुई है उसको खारिज किया जाए। अच्छा, मेरा एक अहम क्वेश्चन लास्ट ये है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पे हमने न्यूज भी चलाई जिसपे मैंने वाज़ेह तौर पर अदाकारा नरगिस और इनके खावंद का नाम भी लिया। क्या ये तो नहीं है जो अभी रिसेंटली उनका इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहीं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा तो नहीं है? हो सकता है, नहीं, आप खुल के बताएं ना। मैं ये कह सकती हूँ, मैडम नरगिस कुछ भी कर सकती हैं। मैडम नरगिस जो है ना, अपने इसको वो अपने मिसाल सुनी होगी कि बंदरी के पाँव जले, उसने अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले लिए, वो लेटी है। ये कुछ भी कर सकती है। आपको पार्टीज पर बुलाने का मकसद क्या था, और वो पार्टीज पर अगर आप चली जाती तो आपके साथ क्या हो सकता एक ही करके प्लीज एक एक करके सवाल करें। सवाल ये है कि आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं भी अभी तक जो असल मुद्दा है वो सामने नहीं आ पा रहा। अभी तक जो आप कह रही हैं कि मैंने सिर्फ पार्टियों पे जाने से इनकार किया, जिसकी बिना पर मुझसे ये जाती ग्रज निकाला जा रहा है। जी, हकीकत क्या है वो बताएं, क्योंकि पहले आपने कहा हमसे पैसों का मुतालबा किया गया। जी जी, क्या पैसे लेकर, क्या उनको पैसे ही तलब से आप दरकार थे कि मुझे 50 लाख दे दे तो हम ये मामला खत्म कर देते हैं? सर नहीं, वो चीज बताएं जो असल में आपके बयान हुई है कि आप क्या ऐसी पैसे कह रहे थे, पैसे लेके आप खुद आए। मुझे कह रहे थे कि आप राना अकरम मुझे कह रहा था कि पैसे लेके आप खुद आए। मेरे वकील ने मुझे मना किया कि आपने खुद नहीं जाना। मेन मकसद ये था कि बुलवाना चाह रहे थे, मेन मकसद बुलवाना चाहते CIA पुलिस ने अभी रिसेंटली उनका बयान आया है कि आपके खामोद जिनको स्पीडी कहा जाता है, जी जी, वो बिरमने मुल्क जो है वो अपना नशियात के जुर्म में जेल भी काट के आए और अभी उनका ट्रायल भी चल रहा है। और हमारे पास पूरी वीडियो मौजूद है कि आपके घर से बाकायदा नशियात बरामद हुई है, वो बरामद हुई है, सही एक इल्जाम है। आप तस्दीक करती है? जी सर, मैं कहती हूँ वीडियो सरेआम लेके आए। बस सिंपल सी बात, हमारा पहली तकसीद में हमें ये कहते हैं, मैं तो ये चाह रही हूँ, मेरा आज मेन बात भी यही थी जो कहते हैं ना कि हमारे पास वीडियो मंशियात बरामद हुई है, वो वीडियो सामने आए। क्या बैरून मुल्क वो जेल में रह के आए? नहीं, बिल्कुल, अगर वो रह के आए, हमने उनकी एम्बेसी को इन्वॉल्व किया हुआ, मैं आपको वो जरा भेज भी दूंगी, मेरे पास नहीं है। इस पे आप अटेंड करती रही हैं, जिस चीज का आप बता रही हैं, जिन अफसरान का आप नाम ले रही हैं, क्या वो अफसरान आपको पहले पार्टी में मिल चुके हैं? जी सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल नाम वाज़ेह कर। जो मुझे लास्ट मैं इनकी पार्टी तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल में, मैंने इनकी अटेंड की थी, वहां पे मैंने राना अकरम को देखा था, और जो है वो मोहम्मद अली भट्ट, उनको भी मैंने वहां पे देखा था, पर मैं उनके नाम नहीं जानती थी, क्योंकि मतलब जब हम लोग जाते हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम, किसी का दिल करे किसी से बात करे, किसी का दिल करे ना करे। मैं एज ए गेस्ट वहां पे जाती थी, मैं एज ए डांसर नहीं जाती थी, क्योंकि हम लोग क्लोज फ्रेंड थी, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो हुआ। शोबिज़ इंडस्ट्री तो उसको पता था मैं शोबिज़ इंडस्ट्री करूंगी तो मुझे उसमें क्या मिलना है, क्योंकि अल्लाह हमरा तक तो रुल गई थी, इसके आगे तो कोई बात नहीं कर सकते।